जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने से ना डरें, क्योंकि या तो आप जीतेंगे और यदि आप हार भी गए तो कुछ न कुछ सीखेंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का जो विज्ञान है उसका पार्ट 3 है, और इसी वीडियो में जो है हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण के क्या प्रकार हैं, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण की क्या विशेषताएं हैं और इसकी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये देखेंगे। साथ में देखेंगे कि संक्षारण क्या है, और संक्षारण से हम लोग देखेंगे कि संक्षारण से क्या नुकसान होता है हम लोगों को, है ना, नुकसान। और साथ में हम लोग देखेंगे कि साथ में रासायनिक मतलब इस संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है, यानी बचाव देखेंगे। और आज देखेंगे हम लोग कि विपरीत गंधिता क्या है और इससे भी कैसे बचा जा सकता है, यानी इसका बचाव देखेंगे। और इसी से जो प्रश्न बनता है हमारे संक्षारण से कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि चिप्स की थैली में जो है ये नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, वो प्रश्न बनता है, उससे भी हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना आज का कि रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें रासायनिक समीकरण को, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, मतलब कि जिसमें रासायनिक समीकरण हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा दर्शाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमने कहा था रासायनिक अभिक्रिया आप जानते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम अगर हम लिख दिए, और मैग्नीशियम और प्लस क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन मिला तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी यही जो है हमारे ये से कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, मतलब जिसमें नए गुणधर्मों के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, इस रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अब सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से दर्शा देंगे। यानी मैग्नीशियम को हम लोग लिख देते हैं Mg और प्लस इसको लिख देते हैं O2, तो ये बन जाता है MgO2। यानी ये बन गया रासायनिक मतलब समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, देख रहे कार्बन डाइऑक्साइड बना, से दर्शाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं कि नहीं। काफ़ी आसान है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका प्रकार। अब देखिए रासायनिक समीकरण के प्रकार हैं। ये रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक है संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण को यदि आप समझना चाहें तो मतलब जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या, नहीं देखिए मैं लिखता हूँ Mg प्लस O2 बराबर MgO2। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, इस साइड वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो, यानी प्रत्येक यौगिक के तत्वों की संख्या अगर समान है, परमाणु संख्या समान है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या हो, दोनों की यौगिक के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। Mg एक है, यहाँ भी Mg एक है, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। और असंतुलित क्या हो जाएगा, दो प्रकार के होते हैं, यानी एक असंतुलित होगा, असंतुलित। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को अगर हम लोग देखते हैं, रासायनिक समीकरण, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है देख लेते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो, असमान हो।
जैसे मैं लिखता हूँ Mg+O2 बराबर MgO, अगर मैं लिख देता हूँ तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो असंतुलित है, क्योंकि यहाँ देखिए Mg क्या है, एक है, यहाँ Mg एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ क्या है, दो है, यहाँ एक ही हो गया, तो ये तो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक या उत्पाद दोनों में एक या एक से अधिक तत्वों की परमाणुओं की संख्या असमान हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, दो प्रकार के होते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक एवं उत्पाद, जिसके क्या अभिकारक ये हुआ और ये हुआ उत्पाद, दोनों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार से Mg+O2 और MgO2। और असंतुलित रासायनिक समीकरण हमने क्या कहा कि जिसमें वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें जो है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में एक या एक से अधिक तत्वों की परमाणु संख्या असमान हो। यानी देखिए Mg+O2 बराबर Mg+O है और यहाँ MgO2 हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया, यानी असंतुलित। यहाँ दो है ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही है, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण हो गया। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या क्या नियम है, ठीक है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित हम लोग करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है आप लोग क्या देखिएगा कि रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित करना चाहते हैं तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दोनों यौगिक के बीच, दो यौगिकों के बीच जो है जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित अगर करना है, जैसे Mg+O2, मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो हो गया MgO2, यानी दोनों यौगिकों के बीच किसका चिन्ह लगाया जाता है, जोड़ का चिन्ह। आप पहला पॉइंट ये समझ गए। यानी संतुलित अगर करना है तो दो यौगिकों के बीच आप क्या लगाइएगा, जोड़ का चिन्ह लगाइएगा। और रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह लगाया जाता है। आप जानते हैं कि ये होता है अभिकारक, इस साइड वाला पूरा अभिकारक है और ये सारा का सारा क्या उत्पाद है, इसके बीच किसका चिन्ह लगाया जाता है, इसे एरो का चिन्ह लगाया जाता है। तो ये भी आप पॉइंट समझ गए। अगला कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये है कि रासायनिक समीकरण में जो है भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठोस, अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसके लिए S का प्रयोग करेंगे, और यदि कोई पदार्थ जो है द्रव्य है तो उसके लिए हम लोग L का प्रयोग करेंगे, यानी लिक्विड। और यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो उसके लिए G का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई पदार्थ जलीय विलयन में है, जलीय विलयन के लिए हम लोग कहते हैं जलीय विलयन के लिए एक Q, यानी एक्वस का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से कि जैसे मैं अगर कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझा हुआ चूना को जल से अभिक्रिया करते हैं तो यानी ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसके लिए L लगा दिया, H2O, तो ये भी क्या है, लिक्विड है, तो इसको लिख दिया L। और साथ में देखिए CaOH2, यानी बुझा हुआ चूना का निर्माण हुआ, और ये किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में, तो उसी के नीचे हम लोगों ने क्या लिख दिया, इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, ये होगा। अब देखिए, अभिकारक में कह रहा है कि अभिकारक में उत्पन्न तापमान को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। यानी अभिकारक में जो तापमान होगा, यानी अभिकारक में जो तापमान उष्मा है या प्रकाश से क्या है, उसको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को में देखिए, इसके मतलब उष्मा उत्पन्न हो रहा था, इसको तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। यानी तापमान जो भी है उसको किसके तीर के निशान के ऊपर दर्शाएंगे, है कि नहीं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। आगे है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित जो है हम लोग किससे करते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि से करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग किया जाता है। और संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं हम लोग, कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं ना, इसको याद रखना है आपको। और रासायनिक समीकरण में उत्क्रमणीय उष्मा के लिए प्लस का साइन लगाते हैं, तथा अनुत्क्रमणीय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, जो आपका उष्मा होगा उत्पाद के लिए, अगर आप उत्सर्जित उष्मा है उसके लिए क्या लगाएंगे, आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और एवं उष्मा की उत्पाद में जो होगा ज़रूरत के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यानी अगर उष्मा की ज़रूरत है तो आप लोग क्या लगाइएगा, जैसे देखिए, यदि जैसे कि किसी चीज़ में उष्मा की क्या है, आपको ज़रूरत पड़ रही है, जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए ही कि CaCO3 ले लेता हूँ। यदि इसमें उष्मा की ज़रूरत है, यानी यहाँ पे मैं कहता हूँ CaO+
CO2। यदि इसमें ऊष्मा की ज़रूरत है तो माइनस ऊष्मा लिखेंगे, और यदि इसमें ऊष्मा की क्या होगी, मतलब बढ़ोतरी होगी, तो इसमें क्या लिखेंगे, प्लस ऊष्मा लिखेंगे, यानी उत्सर्जन होगा। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि उत्सर्जित ऊष्मा के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं, और जो हमारा ये होता है उसके लिए क्या लगाते हैं, कमी के लिए हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर एवं उत्पाद को दाहिनी ओर लिखा जाता है। आप जानते हैं कि अभिकारक को इधर लिखते हैं, और जो है हमारा उत्पाद जो बनता है उसको इस साइड लिखते हैं, है ना। तो ये तो आप जानते ही हैं, है कि नहीं। और साथ में एक और पॉइंट जान लीजिए कि रासायनिक मतलब समीकरण को संतुलित करने के लिए किसी भी मतलब रासायनिक समीकरण को मतलब गुना कर सकते हैं, मतलब उसमें अलग से कोई भी चीज़ नहीं जोड़ सकते। जैसे मैं कहता हूँ कि CaO प्लस, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CO2, अगर ये लेता हूँ तो इसमें हम लोग इधर से गुना कर सकते हैं, और साथ में इसमें यहाँ कुछ नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से, यानी इसके जो ओरिजिनल है उस चीज़ में परिवर्तित नहीं कर सकते। ओरिजिनल जो अपना यौगिक दिया गया है उसमें कोई गुना नहीं कर सकते, आप इसके बाहर से गुना कर सकते हैं। तो ये बात है, आप किसी में जो है मेन सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और अगला है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है किसी भी मतलब ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ताकि अभिकारक एवं उत्पाद में कुल तत्वों की परमाणु संख्या जो है, उत्पाद में कुल तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो जाए, कुल परमाणु संख्या समान हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अर्थात कि मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप जानते हैं कि ना तो ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, अर्थात उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ताकि यहाँ जो है, इसलिए इसको, ताकि अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में क्या हो जाएगा, तत्वों की परमाणु की प्रत्येक परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या है। पहला है कि रासायनिक अभिकारक एवं उत्पाद में अणु एवं परमाणु संख्या की जानकारी मिलती है। जी हाँ, कितना मतलब अणु है, कितना उत्पाद है। और पदार्थों में भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है, यानी कौन ठोस अवस्था में है, कौन मतलब गैस अवस्था में है, और कौन लिक्विड फॉर्म में है, और कौन एक्वस फॉर्म में है, उसकी जानकारी हमको मिलती है। और रासायनिक समीकरण में ताप, दाब एवं उत्प्रेरक की जानकारी भी यहाँ से प्राप्त होती है कि नहीं। और अभिक्रिया के मतलब उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अवस्था की भी जानकारी मिलती है। देखिए, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी तो आप जानते हैं, और उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय क्या होता है। अर्थात देखिए, जैसे मैं कहता हूँ मिट्टी, तो अगर मैं मिट्टी लेता हूँ, और अनुत्क्रमणीय का एग्जाम्पल है ये मिट्टी, उत्क्रमणीय का, अनुत्क्रमणीय का है पेंसिल, या फिर आप कह सकते हैं रबर। यानी वैसा पदार्थ जिसे एक बार मतलब प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग में, जैसे कि मान लीजिए कोई कुम्हार जो है मतलब एक मूर्ति बनाता है, ठीक है, एक खिलौना बनाता है मिट्टी का। अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो उसे पिघलाकर जो है उसे फिर से मिट्टी में डालकर उसके शेप में परिवर्तन कर सकता है, यानी इसे फिर से उत्क्रमण या फिर से रिवर्स कर सकता है। लेकिन पेंसिल जो है एक बार अगर चल गया, मतलब एक बार यूज करने के बाद उसका फिर से उपयोग कर सकते हैं नहीं। एक बार रबर अगर खिया गया तो उसके पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, ये उत्क्रमणीय होता है, और अनुत्क्रमणीय जिसे पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे अनवीकरणीय नवीकरणीय वाला सिस्टम है, उसी तरह से यहाँ ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, जहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जहाँ ऊष्मा की जरूरत होती है इसे। और जानते हैं यौगिक के सही मतलब यौगिक की सही अवस्था की क्या मिलती है, इसी में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है संक्षारण। तो आप जानते हैं कि संक्षारण जो है, जिस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कोई वस्तु होगा वो वायु तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ह्रास होना, यानी ह्रास एवं क्षय होने लगता है, उसे संक्षारण कहते हैं। यानी यदि किसी लोहे की वस्तु को, मान लीजिए ये कोई लोहे की वस्तु है, यानी ये जो कैंची है अपना, अगर इसे हम अधिक दिनों तक क्या करते हैं, मतलब खुली हवा में छोड़ देते हैं, यानी खुली वायु में रह देते हैं, जो रह देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ये इस पर क्या लग जाएगा। देखिए यहाँ इस प्रकार से यहाँ जंग लगा हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी मतलब किसी वस्तु को जो है मतलब अगर अधिक दिनों तक वायु में छोड़ देते हैं तो वायु के संपर्क में आने से वो ह्रास एवं क्षय होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण और जंग में फ़र्क है। मतलब यदि किसी मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कोई वस्तु वायु तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर वो खराब होने लगता है, अर्थात ये जब खराब होने लगता है तो इसे हम लोग कहते हैं कि, जैसे देखिए अब घिसते घिसते यहाँ से क्या होगा, ये पतला हो जाएगा धीरे धीरे, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। लेकिन लोहे की वस्तुओं पर जो है भूरे रंग की, यहाँ देखिए परत चढ़ गई है, यहाँ देखिए ये है जंग,
और लोहे की वस्तुओं पर भूरे रंग की परत चढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जंग। और जंग और संक्षारण में फर्क समझ गए आप। तो ये है। तो अब देखिए संक्षारण से हम लोग कैसे बच सकते हैं। जैसे कि वस्तु को अगर जैसे किसी वस्तु को अधिक दिनों तक वायु के संपर्क में छोड़ देने से उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। और जंग इसी यहीं पे बन गया कि किसी चमकीली एवं लोहे की वस्तु पर भूरे रंग की परत, देखिए यहाँ भूरे रंग की परत चढ़ गई है। यहाँ आप गौर से देखिए, यहाँ भूरे रंग की परत चढ़ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग जंग कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। और यानी जैसे कि लोहे की वस्तु पर भूरे रंग का परत चढ़ जाना। अब संक्षारण से क्या क्या नुकसान है, तो देखिए संक्षारण से सबसे अधिक नुकसान जो होता है वो सबसे अधिक नुकसान किससे होता है, ये लोहे की वस्तु को संक्षारण से सबसे अधिक नुकसान होता है। और मतलब संक्षारण से मतलब जिस प्रकार से हवाई जहाज बनाया जाता है, ट्रेन बनाया जाता है, और उसे मतलब प्रत्येक साल जो है सरकार को उसे हटाने, उस पर संक्षारण से बचने के लिए हम लोग उसे हटाने के लिए बहुत सारा रुपया खर्च होता है। यानी संक्षारण से लोहे की वस्तुओं को सबसे अधिक हानि होती है। और संक्षारण हटाने के लिए मतलब प्रत्येक वर्ष जो है अधिक रुपये खर्च किए जाते हैं। मतलब किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, यानी हम लोग भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करते हैं। मतलब जो चीज़ जिसका होता है उसी के द्वारा खर्च किया जाता है। और संक्षारण से मतलब जहाज़ों एवं रेलगाड़ियों को सबसे अधिक नुकसान मिलती है, क्योंकि सारा का सारा उसमें जो है मटेरियल का प्रयोग जो किया जाता है, लोहा का प्रयोग जिस जिस जगह पे किया जाता है वो वहाँ पे जो है उसको अपना संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है। हवाई जहाज तो वैसे लोहे का कम होता है, जिस जिस जगह पे मतलब लोहे का प्रयोग किया होगा तो वहाँ पे जो है उसको अपने लोग संक्षारण से बचाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नुकसान होगा ही, काफ़ी अधिक नुकसान होगा यानी संक्षारण से। तो यही अब इसका बचाव है। अब इससे कैसे बच सकते हैं, यानी संक्षारण से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यानी यदि कोई वस्तु है, यदि इसे संक्षारण से बचना है तो या तो इस पर पेंट कर सकते हैं, और पेंट कर सकते हैं या तो लोहे की वस्तुओं को पेंट कर सकते हैं, या फिर इस अधिक मोटे परत पर यदि इस पर कोई पतला परत चढ़वा दे तब भी ये बच सकता है। यानी इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी किसी लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट कर सकते हैं। इसीलिए तो पेंट किया जाता है, ताकि वस्तु संक्षारित होने से क्या बच जाए। और साथ में जो है हमारा और लोहे की मोटी ऑक्साइड की परत पर पतली ऑक्साइड की परत हम लोग चढ़ा सकते हैं। यानी लोहे की वस्तु को पेंट करना चाहिए एवं लोहे की वस्तुओं पर तेल एवं ग्रीस का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ये कर सकते हैं। संक्षारण से बचने के लिए मोटी परत पर लोहे की पतली परत चढ़ा देना चाहिए, ये भी सही है। और अब कहते हैं कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है, तो सीधा शब्दों में आप जान गए कि लोहे की वस्तुओं को क्यों पेंट किया जाता है। तो संक्षारण से बचने के लिए तो हम लोग लिख कैसे सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं को पेंट इसलिए किया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन तथा भारी वायु के संपर्क में न आए और वस्तु संक्षारित होने से बच जाए और उस पर जंग न लगे। यही कारण है कि वस्तु पर क्या लोहे की वस्तु को पेंट इसलिए किया जाता है ताकि वह बाहरी वायु तथा ऑक्सीजन के संपर्क में न आए और वो संक्षारित होने से बच जाए, उस पर जंग न लगे। यही कारण है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है। अब देखिए, अब विकृत गंधिता टॉपिक है। अब क्या करते हैं, अब कभी कभी हम लोग जो है रोटी वगैरह को क्या करते हैं, अधिक दिनों तक खुले वायु में छोड़ देते हैं। तो तेल युक्त एवं गंध युक्त पदार्थ को कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं, खुले वायु में छोड़ देते हैं, अधिक दिनों तक उसे छोड़ देते हैं। तो उस पर क्या आ जाता है, कुछ मतलब उसका गंध जो होता है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो किसी खाद्य एवं तेलीय पदार्थों को अधिक दिनों तक अगर वायु में छोड़ देते हैं तो उसका स्वाद एवं गंध खराब होने लगता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब विकृत गंधिता कहते हैं। आप कह सकते हैं कि आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी खाद्य एवं तेलीय पदार्थों को अधिक दिनों तक वायु के संपर्क में छोड़ देने से उसका स्वाद एवं गंध बिल्कुल खराब होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता से बचने के लिए हम लोग प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ का प्रयोग करेंगे जो ऑक्सीजन के संपर्क को क्या करेगा, तोड़ेगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं प्रतिऑक्सीकारक का मतलब, क्योंकि उसी वायु से तो खराब हो रहा है, तो इसके लिए उसको ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ता है प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ। और जो है हम लोग बर्तन में जो है पदार्थ को कहाँ रखेंगे, वायुरोधी बर्तन में रखेंगे ताकि वह खराब न हो, जो वायु का विरोध करता है, जिसमें वायु न जाता हो। और विकृत से बचने के लिए साथ में हम लोग चिप्स की थैली में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जगह जो है N2 गैस भर देते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। मतलब ऑक्सीजन गैस उसमें से निकाल के नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि जो है इसमें रखा हुआ वस्तु जो है मतलब सामान जो भी है वो खराब ना हो। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमें पता है कि कोई भी वस्तु वायु के संपर्क में आने पर वस्तु में विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाता है,
और इसी विकृत गंधता से बचने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस को हटाकर यानी O2 को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वस्तु खराब ना हो और वह थैली में अधिक दिनों तक रखा जा सके उसे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे, और अगर क्वेश्चन आंसर है तो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। और आज ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।